से मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम के करीब है और बहुत जल्द सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से चल रही मुठभेड़ में 2 बड़े हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर के कमांडर कारी समेत 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी मिली। हालांकि मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 बड़े अधिकारी और 3 जवान शहीद हो गए। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर से जुड़ी डील में उस वक्त अड़चन आ गई जब डील पर हमास ने साइन नहीं किए, जिसकी वजह से हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई टल गई। और उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट से अमेरिका के गुआम एयरबेस की तस्वीरें सामने आने की खबर सामने आई, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। खबर है कि सुरंग में पिछले 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों को कुछ घंटों के अंदर बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से पाइप डालने का काम करीब पूरा हो चुका है। ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट चौड़े पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचेगी। इसके बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो फिर एनडीआरएफ के जवान पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से मजदूरों को धीरे धीरे बाहर निकालने का काम शुरू कर देंगे। प्रियंका वहां मौजूद हैं। प्रियंका, तो अभी और कितना टाइम? देखिए किशोर, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है तो 48 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है, लेकिन मशीन में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। प्लेटफॉर्म उसका डिस्टेबलाइज हो गया है, तो उसको अभी ठीक करने का काम किया जा रहा है, जिसमें समय लग सकता है, जिसमें 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। और उसके बाद ड्रिलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा। और अभी 48 मीटर क्योंकि हो गया है और 57 से 60 मीटर के बीच में हम मलबा को मान रहे हैं, तो तकरीबन 9 मीटर का और उसके बाद ड्रिलिंग रह जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 7 से 8 घंटे में ये जो तकनीकी खराबी फिलहाल बताई जा रही है इसको ठीक कर लिया जाएगा। और उसके बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो 9 मीटर तक का जो ड्रिलिंग का काम है उसको फिर करना मशीन शुरू करेगी। तो तकरीबन अभी कुछ घंटे और, मतलब माना जाए तो कल दिन तक शायद जो मजदूर है वो बाहर आ पाएंगे। किशोर जी, शुक्रिया प्रियंका आपका। यानी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर उत्तरकाशी से मजदूरों के बाहर निकलने की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सिलक्यारा की ओर से सुरंग के एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक पाइप जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान सरिया आ गया, जिसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया। उस वक्त करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था, जबकि सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में 60 मीटर के दायरे में मलबा गिरा हुआ है। मतलब 15 मीटर की खुदाई का काम बाकी था, जिसके लिए मलबे में 6-6 मीटर के 3 पाइप एक के पीछे एक जोड़कर डाले जाने थे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाइप को मलबे में डालने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। बताया गया कि पहले 900 मिलीमीटर यानी 3 फीट चौड़े 4 पाइप डाले गए। इसके बाद मलबे में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले पाइप डाले गए। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही पाइपों से बनाई गई इस सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी भी कर ली। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया है जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी। यानी सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की टीम एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि मजदूरों तक पाइप पहुंचने के बाद, एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से अंदर जाएगी। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल होंगे जो टनल में फंसे मजदूरों की जांच करेंगे। इसके बाद सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसी वजह से मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकाला जाएगा जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी।
मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइप में पहिए लगी ट्रॉली और स्ट्रेचर से बाहर खींचकर निकालेगी और बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये सब कुछ तब होगा जब मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचेगी। लेकिन बुधवार रात रेस्क्यू टीम की मुसीबत तब बढ़ गई जब ड्रिलिंग के दौरान अमेरिकी ऑगर मशीन में सरिया फंस गया। इसकी वजह से पूरी रात काम नहीं हुआ, क्योंकि सरिया फंसने से मशीन एक बार फिर खराब हो गई, जिसकी वजह से मलबे में पाइप को धकेलने का काम रुक गया। इसके बाद मलबे के बीच में आए सरिये को हटाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ की एक टीम को गैस कटर के साथ पाइप के जरिए उस जगह भेजा गया जहां ड्रिलिंग के दौरान सरिया आया। बाद में सरिये को काटकर अलग किया गया, मतलब खुदाई के दौरान मलबे में आई बाधा को दूर कर दिया गया। लेकिन इस काम को अंजाम देने में एनडीआरएफ की टीम को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। लेकिन रेस्क्यू टीम की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सरिया फंसने की वजह से अमेरिकन ऑगर मशीन खराब हो गई थी और उसे ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर की मदद से 7 एक्सपर्ट बुलाए गए। इसके बाद ऑगर मशीन को ठीक करने का काम शुरू हुआ और इसमें भी काफी वक्त गुजर गया। हालांकि बाद में ऑगर मशीन से एक बार फिर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों को सिलक्यारा की तरफ से डाले गए पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम ने आपात स्थिति में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है, क्योंकि पिछले 12 दिन में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। कभी मशीन खराब हो गई, कभी ड्रिलिंग के दौरान सरिया सामने आ गया, जबकि कुछ रोज पहले ही मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की भी खबर आई थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है। अधिकारियों के मुताबिक प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिल, यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी सूरत में मजदूरों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि 12 दिन से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। इसी वजह से सिलक्यारा की तरफ सुरंग के पास 41 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 41 एम्बुलेंस तैयार रखी गई और उनकी मदद से मजदूरों को उत्तरकाशी के चिलियानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। वहां पहले से ही 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा। इसीलिए वहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी मजदूरों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। और तो और टनल के बाहर 40 डॉक्टरों की एक टीम भी पहुंच चुकी है। किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी की गई है। और इसके लिए सिलक्यारा से 4 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इतने दिनों से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों को डिप्रेशन की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए सभी मजदूरों की एक-एक करके काउंसलिंग भी की जाएगी। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, यानी जमीन में खुदाई करने वाली मशीन। क्योंकि जिस जगह सुरंग में मजदूर फंसे हैं वहां तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी वजह से मजदूरों को बचाने के लिए अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दिल्ली से मंगवाया गया था, जो पहाड़ का सीना चीर कर मजदूरों तक पहुंचने की ताकत रखती है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन 2 तरह से काम करती है। जमीन में सीधा छेद करना हो तो वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार को भेदना हो तब इंजीनियर हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन लेकर आते हैं। इस मशीन में आगे छेद करने वाली हैमर रॉड, यानी एक तरह का हथौड़ा लगा होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करती है और फिर वहां से निकलने वाली मिट्टी आगे की तरफ नहीं गिरती। मिट्टी को पेचकस जैसी घुमावदार ड्रिलिंग मशीन पाइप के अंदर खींचती है और मिट्टी आगे की बजाय पीछे की तरफ निकालती रहती है, यानी उस जगह से निकालती रहती है जिस जगह से हैमर चलाया जा रहा है। यानी जमीन में छेद करने के लिए पुरानी तकनीक की तरह गड्ढा खोदना नहीं पड़ता। आसान शब्दों में कहें तो ये पहले हैमर से चोट करते हुए गड्ढा खोदती है और फिर पेचकस की तरह अंदर ड्रिल करती है और मिट्टी को पीछे की तरफ खींचती है।
और इसी ताकतवर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से मलबे में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में 12 दिन से फंसे मजदूरों से बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया और यह भरोसा दिया कि उन्हें अगले कुछ घंटों के अंदर सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद नाम के 2 मजदूरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को यह भरोसा दिया कि रेस्क्यू टीम कुछ ही घंटों के अंदर उन तक पहुंच जाएगी। बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों से बातचीत के दौरान ये बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर बनाए हुए हैं और वो लगातार उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री को सुरंग में सभी के सुरक्षित होने और स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि पाइप की मदद से उन तक लगातार खाना भी पहुंच रहा है। लेकिन इस दौरान उत्तरकाशी से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि सुरंग के पास मौजूद एक मंदिर को तोड़ दिया गया था। सिलक्यारा में जिस जगह से सुरंग बनाई जा रही है उसके पास बौखनाग देवता का एक मंदिर था और उस मंदिर को सुरंग बनाने के दौरान तोड़ दिया गया था। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस घटना से बौखनाग देवता नाराज हो गए। लोगों का दावा है कि मंदिर टूटने से ही सुरंग में मजदूर फंसे। लोगों के मुताबिक बौखनाग देवता का मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद था। हर साल वहां मेला भी लगता था, लेकिन प्रोजेक्ट के रास्ते में आने की वजह से मंदिर को ही हटा दिया गया। यहाँ पे किसी भी अवतरित हुए थे तो कहा था कि मेरे एक मंदिर लगा दो, तो कंपनी वालों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से जो है बाबा वासुकीनाग जो है रुष्ट हो गए थे। हालांकि लोगों के कहने के बाद सिलक्यारा की तरफ सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का एक छोटा मंदिर स्थापित कर दिया गया। टनल में जाने से पहले हर कोई उसमें सिर झुकाता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सुरंग में जाने से पहले मंदिर में बौखनाग देवता की पूजा की। लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर स्थापित होने के बाद देवता खुश हैं और सारे मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। उधर बड़ी खबर आई हमास की कैद से इजराइल के बंधकों को छुड़ाने और गाजा में युद्ध विराम से जुड़ी हुई। गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम पर सस्पेंस गहरा गया है। इजराइल की सरकार ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है क्योंकि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किए और इस चक्कर में सीज फायर का समय एक दिन टल गया क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक हमास डील पर साइन नहीं करता तब तक सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि एक दिन पहले ही हमास ने खुद बयान जारी किया था और बताया था कि जंग के 48वें दिन ये डील पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा सीज फायर पर सस्पेंस गहरा गया क्योंकि इजराइल ने जानकारी दी कि सीज फायर वाली डील एक दिन टल सकती है और जिसकी वजह हमास है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर हमास की तरफ से साइन नहीं किए गए और इस चक्कर में जंग के 48वें दिन गाजा में सीज फायर नहीं हो पाया। इजराइल ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर रात में ही बयान जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से सीज फायर और बंधकों की रिहाई 24 घंटे टल सकती है। यानी गाजा में जंग 48वें दिन भी नहीं रुकी क्योंकि सीज फायर नहीं हो पाया। और जिस तरह की खबरें आई उन्होंने सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास ने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज पर साइन ही नहीं किए, जबकि इजराइल सीज फायर के लिए माना ही इसलिए था क्योंकि उसे हमास की कैद से अपने बंधकों को छुड़ाना है। एक दिन पहले तक ऐसा लगा भी कि जंग के 48वें दिन 4 दिन का युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इजराइल ने बोल दिया कि युद्ध विराम में 24 घंटे का समय और लग सकता है, या यूं कहें कि युद्ध विराम 24 घंटे टल गया क्योंकि हमास ने एक बार फिर पेच फंसा दिया। इजराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक खबर दी कि अगर जंग के 48वें दिन सीज फायर नहीं हुआ तो इसमें 24 घंटे से ज्यादा समय भी लग सकता है क्योंकि हमास बंधकों की रिहाई से जुड़े कई मुद्दों पर राजी नहीं हो रहा और इसी चक्कर में उसने बंधकों की रिहाई से जुड़े दस्तावेजों पर साइन नहीं किया और इसकी वजह से गाजा के लोगों का युद्ध विराम का इंतजार लंबा हो सकता है क्योंकि इजराइल ने खुद बयान दिया कि उसे नहीं लगता कि जंग के 49वें दिन से पहले बंधकों की घर वापसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो हमास एक दिन पहले कह रहा था कि जंग के 48वें दिन बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी और गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, उसी हमास की वजह से सीज फायर पर पेच फंस गया।
क्योंकि इजराइल के मुताबिक हमास ने उसे अब तक उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं सौंपी है जिन्हें वो सीज फायर के दौरान रिहा करने वाला है, और इजराइल तब तक युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक उसे उन 50 बंधकों की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। और हमास डील के कागजों पर खुद साइन नहीं करता। यानी इजराइल ने इशारों में संकेत दे दिए कि हमास बंधकों को छोड़ने में टालमटोल कर रहा है, और इसीलिए इजराइल की सरकार ने खुलकर बोल दिया कि बिना डील के सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। और इसी बात ने गाजा में सीज फायर पर सस्पेंस बढ़ा दिया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिका और कतर ने कोशिश करके इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की डील करवाई थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही उस पर संकट मंडराता दिखा, क्योंकि हमास ने उन 50 बंधकों की लिस्ट ही इजराइल को नहीं दी जिन्हें वो छोड़ने वाला है। ये दावा इजराइल के कुछ अखबारों ने किया, जबकि एक दिन पहले इजराइल के मीडिया ने ही दावा किया था कि सीज फायर के 4 दिनों में 50 बंधक छोड़े जाएंगे और इनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि इजराइल को उन 50 बंधकों की लिस्ट ही नहीं मिली, क्योंकि हमास बंधकों को छोड़ने से जुड़े कागजों पर साइन करने में नानुकुर कर रहा है। इजराइल की सरकार के सूत्रों ने तो ये तक दावा किया कि इजराइल को हमास के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, और इसीलिए उसने अपनी सेना को अलर्ट रखा। यही नहीं, इजराइल की सरकार ने उनसे बोल दिया कि भले ही गाजा में सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन सेना को हथियारों के साथ अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमास कभी भी पलट सकता है। यह दावा इजराइल के मीडिया ने किया और ये संकेत दे दिए कि इजराइल हमास पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि गाजा में सीज फायर के बावजूद इजराइल की सेना सावधान रहेगी और अपने हथियारों के साथ हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेगी। खुद नेतन्याहू ने हमास से अंत तक लड़ते रहने की बात दोहराई। המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. नेतन्याहू ने एक दिन पहले भी साफ कर दिया था कि हमास के खत्म होने तक जंग होती रहेगी, क्योंकि हमास को छोड़ने का मतलब है इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार होना, और इसीलिए उसने अपनी सेना से तैयार रहने के लिए कहा। यही नहीं, इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू ने इस बारे में बाइडेन से बात की और उनसे बोल दिया कि सीज फायर के बाद जंग का स्तर बढ़ जाएगा। यानी युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल गाजा में पहले से ज्यादा हाहाकार मचा सकता है। ये दावा इजराइल के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने उनसे बोल दिया कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का हमास से युद्ध जारी रहेगा और युद्ध विराम खत्म होते ही युद्ध का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब ये कि 4 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हुए इजराइल ने खतरे की घंटी बजा दी है और बंधकों के मामले में डील कराने वाले अमेरिका को बता दिया कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा में कुछ ऐसा हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल यह ऐलान कर चुका है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग हमास के अंत के बाद ही खत्म होगी। इसलिए दुनिया गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम को युद्ध का अंत समझने की गलती ना करे। इस बीच इजराइल के एक अखबार ने तो यह तक दावा किया कि सीज फायर का फाइनल खाका ही तैयार नहीं है और इसीलिए जंग के 48वें दिन युद्ध विराम नहीं हुआ। यही नहीं, इजराइल के अखबार हारेट्ज ने तो एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि हमास ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ को 50 बंधकों की लिस्ट दे दी है, लेकिन वो ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, क्योंकि हमास बंधकों की लिस्ट से जुड़ी डील पर साइन नहीं कर रहा। ऐसे में लिस्ट सार्वजनिक हुई तो बंधकों के परिवारों को उनकी वापसी की उम्मीद बन जाएगी, और अगर किसी वजह से हमास ने उन्हें छोड़ने का मामला अटकाया तो बंधकों के परिवार की उम्मीद टूट सकती है, जिससे बंधकों की रिहाई के लिए गुस्से में दिख रही इजराइल की आम जनता और भड़क सकती है। और इसीलिए मोसाद चीफ ने 50 बंधकों की लिस्ट जारी नहीं की, जबकि इजराइल के मीडिया ने ही दावा किया था कि हमास बंधकों से जुड़ी लिस्ट इजराइल को नहीं सौंप रहा है। यानी 50 बंधकों की लिस्ट पर इजराइल के मीडिया ने ही अलग अलग दावे कर दिए, क्योंकि इजराइल के मीडिया के एक धड़े ने कहा कि हमास ने इजराइल को बंधकों की लिस्ट ही नहीं सौंपी, तो वहीं इजराइल के ही एक अखबार हारेट्ज ने दावा किया कि मोसाद चीफ के पास 50 बंधकों की लिस्ट है, लेकिन वो उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे। उस अखबार ने तो ये तक दावा कर डाला कि मोसाद चीफ को ये लिस्ट उसी वक्त मिल गई थी जब वो कतर गए थे, क्योंकि कतर ने ही हमास से बात की थी और उसके बाद गाजा में 4 दिन के सीज फायर के बदले 50 बंधकों की रिहाई की डील पर सहमति बनी थी। लेकिन पेच तब फंसा जब खबर आई कि इजराइल की सरकार बंधकों की रिहाई से पहले वो लिस्ट जारी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमास कब पलट जाए कुछ भरोसा नहीं। और इसी वजह से इजराइल ने तय किया कि वो हमास पर शिकंजा कसेगा और इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को काम पर भी लगा दिया।
और उसे आदेश दिया कि वो दुनिया भर में छिपे हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मारे। नेतन्याहू ने मोसाद को दिए इस आदेश की जानकारी खुद दी और बताया कि उन्होंने मोसाद को दुनिया भर में छिपे हमास के लड़ाकों को ढूंढने और उन्हें चुन चुन कर मारने का आदेश दिया। यानी इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास के बड़े नेता या लड़ाके दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन्हें ढूंढेगी और चुन चुन कर खत्म करेगी। नेतन्याहू ने यह ऐलान करके ये जता दिया कि भले ही वो सीज फायर के लिए मान गए हों, लेकिन वो हमास को माफ नहीं करेंगे। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले की कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके नेताओं और लड़ाकों के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में एक मोसाद है, जो उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश करेगी। और फिर चाहे वो कतर में हो, लेबनान में हो या फिर पश्चिम एशिया के किसी और देश में, क्योंकि इजराइल का कहना है कि हमास के बड़े नेता गाजा से भागकर लेबनान, कतर या फिर किसी और मुस्लिम देश में छिप गए। और अब हमास के उन नेताओं को ढूंढने और मारने की जिम्मेदारी नेतन्याहू ने मोसाद को सौंप दी, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले भी ये काम कर चुकी है और एक बार फिर वो 1972 के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जैसा ऑपरेशन चला सकती है। क्योंकि मोसाद ने 1972 में ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया था और जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक्स में शामिल होने गए इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया था, क्योंकि आतंकियों ने म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने का जिम्मा मोसाद को सौंपा था। और मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाकर यूरोप से पश्चिम एशिया तक उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। और एक बार फिर मोसाद उसी राह पर चल सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था और हमास ने इजराइल के 1400 लोगों का नरसंहार कर दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई और 1.5 महीने से हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रही है। लेकिन अब इस जंग में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री हो चुकी है, जो गाजा पट्टी से बाहर हमास के नेताओं को निशाना बनाएगी। क्योंकि नेतन्याहू ने खुद मोसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी, यानी इजराइल की सेना गाजा में लड़ेगी और उसकी खुफिया एजेंसी उन देशों में हमास के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाएगी जहां वो छिपे बैठे हैं। इन नेताओं में हमास चीफ इस्माइल हानिया भी शामिल, जो गाजा जंग के दौरान कतर में मौजूद था। यही नहीं, खबर है कि हमास के कई बड़े नेता लेबनान की राजधानी बेरूत में छिपे हैं और मोसाद इन देशों में घुसकर उन्हें मारने की तैयारी में है, क्योंकि उसे इस काम में महारत हासिल है। यानी एक बार फिर वो हो सकता है जो 1972 के बाद हुआ था, क्योंकि तब भी मोसाद ने इजरायली खिलाड़ियों पर हुए हमले का खतरनाक अंदाज में बदला लिया था और इस बार भी वो उसी अंदाज में हमास के नेताओं को चुन चुन कर मार सकता है। क्योंकि हमास से जंग के बीच इजराइल पर कई कट्टरपंथी संगठनों ने निशाना साधा। हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों का नाम इनमें सबसे ऊपर है। यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों ने तो इजराइल का जहाज तक हाईजैक करने का दावा किया था और गाजा में सीज फायर की मांग की थी। लेकिन जैसे ही खबर आई कि इजराइल गाजा में 4 दिन का युद्ध विराम कर सकता है, हूथी लड़ाके पलट गए। उन्होंने बयान दिया कि भले ही गाजा में 4 दिन तक सीज फायर हो, लेकिन इजराइल पर उनके हमले जारी रहेंगे, क्योंकि हूथी लड़ाकों का गाजा में सीज फायर से कुछ लेना देना ही नहीं है और इसीलिए वो इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हूथी लड़ाकों ने कह दिया कि गाजा में युद्ध विराम हो या ना हो, वो इजराइल से लड़ते रहेंगे और लाल सागर में इजराइल की मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाके, ये तीनों इजराइल की नाक में दम करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए इजराइल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इजराइल ने खुलकर बोल भी दिया कि वो गाजा में सीज फायर के लिए माना है, लेकिन वो जंग नहीं रोकेगा, क्योंकि हमास केवल गाजा में नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देशों में अच्छी खासी पकड़ रखता है और इसीलिए इजराइल की सेना और मोसाद दोनों मैदान में आ गए। लेकिन इजराइल की टेंशन सिर्फ हमास नहीं बल्कि हूथी विद्रोही में है। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि लाल सागर में जिस जहाज को अगवा किया गया उसके पीछे सीधे सीधे ईरान का हाथ है। खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते जिस वक्त उस जहाज को हाईजैक किया जा रहा था, वहां ईरान की नौसेना का एक जासूसी जहाज भी उस वक्त मौजूद था और उसी ने जहाज को हाईजैक करने में हूथी लड़ाकों की मदद की, जिसके बाद ही वो गैलेक्सी लीडर नाम के उस जहाज को अगवा करने में कामयाब हुए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक लाल सागर में जिस जगह से उस जहाज को अगवा किया गया था, उसके आसपास ही ईरान का एक जासूसी जहाज भी मौजूद था, जो पानी के रास्ते तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज की लगातार निगरानी कर रहा था और उसकी पल पल की खबर हूथी विद्रोहियों को दे रहा था।
यही नहीं, दावा है कि ईरान की उस जासूसी जहाज में उसकी नेवी के एक टॉप कमांडर भी मौजूद थे और उन्हीं की देखरेख में जहाज पर कब्जे के प्लान को अंजाम दिया गया। और इसके बाद हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने इजराइल का एक जहाज हाईजैक कर लिया। हालांकि इजराइल ने जहाज अपना होने से इनकार किया, लेकिन इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा करने से वो नहीं चूका। और अब इजराइल के उस दावे पर मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि जहाज हाईजैक किए जाने के मामले में ईरान का सिर्फ नाम ही नहीं आ रहा, बल्कि उसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक गैलेक्सी लीडर जहाज के अपहरण में ईरान के जिस जासूसी जहाज ने अहम भूमिका निभाई, उस पर ईरान की नेवी का टॉप कमांडर अब्दुल रजा शहलाई मौजूद था। अब्दुल रजा शहलाई ईरान का कोई आम कमांडर नहीं है। अमेरिका और इजराइल दोनों इसे अपना दुश्मन मानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का ये कमांडर अमेरिका और उसके दोस्तों को कई बार जख्म दे चुका है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अब्दुल रजा शहलाई के नेतृत्व में ईरान की फौज कई बार समंदर में अमेरिकी जहाजों पर हमले कर चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार ने अब्दुल रजा शहलाई के सिर पर $15 मिलियन यानी करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। और दावा है कि ईरान के इसी कमांडर के बताए रास्ते पर चलकर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर जहाज पर धावा बोला और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और पूरी दुनिया के सामने हूथी लड़ाकों ने अपनी इस कामयाबी का डंका भी पीटा। 2 रोज पहले हूथी विद्रोहियों ने जहाज हाईजैक का एक वीडियो जारी करके इजराइल और अमेरिका को सीधी चुनौती दी। माना जा रहा है कि इसके जरिए वो ईरान की ताकत एक बार फिर उसके दुश्मनों को दिखाना चाहते थे, क्योंकि वीडियो जारी करके हूथी लड़ाकों ने यह दिखाया कि उन्होंने कितनी आसानी से जहाज पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जो वीडियो जारी किया था उसमें समंदर के बीचों बीच जा रहे जहाज का एक हेलीकॉप्टर पीछा करता नजर आया। हेलीकॉप्टर के जहाज पर उतरते ही उसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोग बंदूकों के साथ नीचे उतरे और जहाज पर चारों तरफ फैल गए। कुछ ही देर में हथियारों के दम पर उन लोगों ने जहाज पर कब्जा जमा लिया। इजराइल के मीडिया का दावा है कि फिल्मी अंदाज में अंजाम दिए गए इस हाईजैक की पूरी कहानी ईरान के टॉप कमांडर अब्दुल रजा शहलाई ने लिखी थी, जिस पर उसने वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद जासूसी जहाज से लगातार नजर बना रखी थी। और ईरान के इस कमांडर के बताए गए कदमों पर चलकर हूथी विद्रोहियों ने उस जहाज को अगवा कर लिया और जहाज पर काम करने वाले 25 कर्मचारियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि हाईजैक किया गया जहाज यमन के बंदरगाह पर खड़ा और हाईजैक के 5 दिन बीत जाने के बाद भी उस जहाज को छुड़ाया नहीं जा सका। इस बीच हूथी विद्रोहियों ने एक और वीडियो जारी किया और इसमें दावा किया कि वो जहाज अब भी उनके कब्जे में है। जो वीडियो उन्होंने जारी किया उसमें एक हूथी कमांडर भी अगवा किए गए जहाज पर दिखाई दिया। जहाज पर मौजूद लोगों से मुलाकात के बाद उस कमांडर ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर उसने गाजा पर हमले नहीं रोके तो इजराइल के लिए लाल सागर में कदम रखना भी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लाल सागर की सीमा यमन, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों से लगती है और ये दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट में एक है। इस रास्ते से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं, जिनमें इजराइल और अमेरिका के जहाज भी शामिल हैं। हूथी कमांडर ने यहां से आने जाने वाले इजराइल के जहाजों को टारगेट करने की धमकी दी। हालांकि लाल सागर से गैलेक्सी लीडर जहाज के हाईजैक होने के बाद से ही इजराइल अलर्ट हो गया और इसीलिए इजराइल ने वहां अपने जंगी जहाजों की गश्त बढ़ा दी। लेकिन हूथी विद्रोही भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। एक वीडियो जारी कर उन्होंने इजराइल को ललकारने की कोशिश की, जिसमें इजराइल की सख्ती के बावजूद हथियारों से लैस हूथी लड़ाके लाल सागर में खुलेआम नावों पर घूमते नजर आए और उन्होंने दावा किया कि वो वहां इजराइल के जहाजों की तलाश में जुटे हुए हैं। यानी लाल सागर में इजराइल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके जहाजों पर वहां अगवा किए जाने का खतरा मंडराने लगा। इजराइल के मीडिया का दावा है कि हूथी लड़ाके इजराइल के जहाजों का अपहरण कर उन पर मौजूद इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने की फिराक में है। ठीक वैसे ही जैसे हमास ने जंग के पहले दिन इजराइल से 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था। दावा है कि लोगों को बंधक बनाकर हूथी विद्रोही इजराइल को गाजा में हमले रोकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। बड़ी खबर आई गाजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे इजराइल के सर्च ऑपरेशन से जुड़ी। इजराइल की सेना ने पहली बार दुनिया के सामने हमास को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। इजराइल के सैनिक हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ अल शिफा अस्पताल के नीचे की सुरंगों में पहुंच गए। इजराइल की सेना ने हमास की सुरंगों का जो वीडियो जारी किया उसे देखकर दुनिया दंग रह गई, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने अल शिफा अस्पताल के नीचे पूरा शहर बसा रखा है। अल शिफा के नीचे मिली इस बड़ी सुरंग के अंदर हमास ने टॉयलेट, किचन और शानदार कमरे तक बना रखे।
इजराइल की सेना ने सुरंग के अंदर घुसकर एक एक कोने की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी और दावा किया कि इसी सुरंग में छिपकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की साजिश रची थी और 7 अक्टूबर के हमले के बाद भी यहीं आकर छिप गए थे। इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों का वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि अस्पताल को ढाल बनाकर हमास ने इस सुरंग का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए लॉन्च पैड की तरह किया। यानी अस्पताल की चौखट के नीचे इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट में बारूद भरा था और 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाने वाला हमला कर दिया था। अल शिफा अस्पताल पर कब्जे के बाद पहली बार इजराइल की सेना हाई डेफिनेशन कैमरे के साथ हमास के पाताल लोक में घुसी। इजराइल की सेना ने हमास को बेनकाब करने के लिए इस ऑपरेशन का 1-1 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसमें सबसे पहले इजराइल की सेना का ड्रोन कैमरा अल शिफा अस्पताल के ऊपर मंडराता दिखा। इस वीडियो में अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी हमास की सुरंग में जाने का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद कैमरे के साथ सुरंग के अंदर पहुंचे इजरायली सैनिकों ने हमास की सुरंग के एक-एक कोने को दुनिया के सामने रख दिया। It's more convenient for long living, like you have toilets and you have rooms. जिससे ये साफ हो गया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा था और इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके अपनी सुरक्षा के लिए एक शील्ड की तरह कर रहे थे, क्योंकि हमास की ये सुरंगें अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे जमीन के अंदर बनी थी। यानी हमास को यह उम्मीद थी कि इजराइल अल शिफा को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन करके अल शिफा अस्पताल पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि जमीन खोदकर अस्पताल के नीचे बनी हमास की सुरंगों की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी। इजराइल की सेना की तरफ से जारी नए वीडियो में इजराइल के सैनिक जैसे जैसे सुरंग के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे, हमास के सुरंग लोक की परतें खुलती जा रही थी। सुरंग के अंदर बने कमरों में बिजली की व्यवस्था के साथ ही इंटरनेट के तार भी नजर आए। Provided from the sources of the hospital, meaning the hospital is providing electricity. हमास की सुरंग के अंदर इजराइल के सैनिक कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक किचन भी नजर आया। It's a small kitchen, so it will provide them food, water, etc. All these facilities of water and food are coming from the hospital. यानी सुरंग के अंदर इतनी सुविधाएं मौजूद थीं कि लंबे वक्त तक हमास को छिपने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। लेकिन कैमरे के साथ हमास की सुरंग में घुसे इजराइल के सैनिक एक-एक रूम की तलाशी लेते हुए सुरंग के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पूरी सुरंग में बिजली की सप्लाई के लिए बिछाए गए तार जुड़े थे। यानी सुरंग के पावर हाउस तक इजराइल के सैनिक कैमरे के साथ पहुंच गए और दुनिया को दिखाया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर कैसा दिखता है। All this electricity gear, of course, comes out from the hospital. इजराइल अल शिफा अस्पताल पर हमले से पहले से ही दावा कर रहा था कि अल शिफा के नीचे हमास का बहुत बड़ा कमांड सेंटर बना हुआ। इजराइल की तरफ से जारी वीडियो में पूरे टनल के अंदर बिजली के तारों का जाल बिछा नजर आया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इजराइल के सैनिक सुरंग के अंदर ही दूसरी सुरंग में खुलने वाले रास्ते तक पहुंच गए। We found another tunnel which has an elevator like the Rantisi tunnel. इसके बाद इजराइल के सैनिकों ने उन सीढ़ियों को भी दिखाया जो सीधी अल शिफा अस्पताल में खुलती हैं। इजराइल के सैनिक ने दावा किया कि इसी रास्ते से हमास लड़ाके सुरंग में घुसते थे। This is the way out with the stairs. This way out. और वीडियो जारी करते हुए इजराइल ने दावा किया कि हमास के लड़ाके अल शिफा में भर्ती मरीजों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि वो इजराइल की सेना और मोसाद की नजरों से बचे रहें। इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाने के लिए करने वाले थे। इजराइल के सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग के अंदर से मिले गोला बारूद को गाजा की एक दूसरी सुरंग के ऊपर और अंदर बिछाया और एक जोरदार धमाका करके उड़ा दिया। यानी एक ही झटके में इजराइल ने हमास के हथियारों और उसकी सुरंग को उसी के गोला बारूद का इस्तेमाल कर तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उसकी सेना ने गाजा में हमास की 400 सुरंगों को इसी तरह धमाका करके उड़ा दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उत्तरी गाजा में बनी करीब सभी सुरंगों को वो तबाह कर चुकी है। बड़ी खबर आई इजराइल की उत्तरी सीमा से जुड़ी। लेबनान से लगने वाली इजराइल की सीमा पर तैनात सैनिकों ने इजराइल की सरकार से नाराजगी जताई है।
खबर है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले की खुली छूट चाहती है, जो उन्हें इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार नहीं दे रही है। खबर यह भी है कि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद इजराइल की फौज के सब्र का बांध टूट रहा है, जबकि इजराइल की सरकार ने सेना को सीमित कार्रवाई का ही आदेश दिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल और लेबनान की सीमा पर कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि इजराइल की फौज के सब्र का बांध टूट गया है। वो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है, जबकि इजराइल की सरकार ने उनके हाथ बांध रखे हैं। खबर है कि इजराइल की सरकार के बड़े अधिकारी ने इसी बात पर अब अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी। इजराइल के कुछ अखबारों ने वहां की सेना के बड़े अधिकारियों के ऐसे बयान छापे जो लेबनान सीमा पर बढ़ रहे आक्रोश को दिखाने वाले हैं। इजराइल की सेना के अधिकारी अब नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर हमले करने की इजाजत मांग रहे हैं। वो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में रॉकेट और बम बरसा रहे हैं। रुक रुक कर इजराइल की सेना भी उन्हें मिसाइलें बरसाकर जवाब दे रही है। इन हवाई हमलों के कारण नुकसान भी दोनों ही तरफ हुआ है, लेकिन अब लेबनान सीमा पर जंग तेज होनी तय समझी जा रही है। और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं है। खबर है कि इजराइल की फौज ने लेबनान सीमा पर 1 लाख जवानों की तैनाती कर दी है। यानी इजराइल की फौज को हमले की इजाजत भले ही ना मिली हो, लेकिन इजराइल की सरकार ने कोई बड़ी योजना जरूर बना रखी है। ऊपर से खबर यह भी है कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता के बेटे की मौत हो गई है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह भी बुरी तरह बौखलाया हुआ और इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। खबरों के मुताबिक एक दिन पहले हुए इजराइल की फौज के एक हमले में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके ढेर हो गए। यह हमला हिजबुल्लाह के एक कैंप को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में मारे गए 5 लड़ाकों में हिजबुल्लाह के एक सांसद का बेटा भी शामिल था। हिजबुल्लाह के लिए यह हमला बड़ा झटका साबित हुआ। माना जा रहा है कि तभी से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की फौज पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई हमलों को तो इजराइल की फौज ने नाकाम करने का दावा किया, लेकिन कुछ रॉकेट इजराइल की फौज के ठिकानों के बेहद करीब गिरने की भी खबर आई। हालांकि इजराइल की फौज इन हमलों का जवाब देने का कोई मौका नहीं चूक रही, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल की फौज हिजबुल्लाह से सीधा जंग के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। इसलिए उसने लेबनान सीमा पर जंग की तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन फौज के हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पीछे हमास के साथ बंदूकों से जुड़ी डील को वजह माना जा रहा है। इजराइल की सरकार का मानना है कि अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ गई तो इस डील पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर यह डील हो गई और इजराइल ने हमास पर हमलों को कुछ दिनों के लिए रोक दिया तो हिजबुल्लाह जंग छेड़ सकता है। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी, इसीलिए इजराइल ने लेबनान सीमा पर पूरी ताकत लगा रखी है। वहां 1 लाख सैनिकों की तैनाती की खबर है। माना जा रहा है कि इजराइल की फौज के अधिकारियों को हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए केवल इशारे का इंतजार है। इजराइल की फौज 2 दिन पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अगर सीज फायर से जुड़ी कोई डील हो भी गई तो वो सिर्फ हमास के साथ होगी। हिजबुल्लाह उस डील का हिस्सा नहीं होगा, जबकि हिजबुल्लाह भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है, खासतौर पर तब जब ईरान ने भी उसे जंग की खुली छूट दे दी है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल की फौज हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर करने का दावा कर चुकी है और ईरान ने संकेत दिए कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल को चित करने का ये सबसे अच्छा मौका साबित हो सकता है। एक दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खास माने जाने वाले हसन नौरोजी ने हिजबुल्लाह की तैयारियों पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि हिजबुल्लाह एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के बड़ी जंग लड़ने का सीधा मतलब इजराइल को चुनौती ही है। मतलब ये कि हमास के साथ जंग में सीज फायर होते ही हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजा पर इजराइल के सीज फायर से जुड़ी। कतर ने ऐलान कर दिया कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे से इजराइल का युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। कतर ने यह भी दावा किया कि हमास के लड़ाके युद्ध विराम के दौरान 13 बंधकों को छोड़ देंगे। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद इजराइल गाजा पर सीज फायर के लिए राजी हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध विराम के बदले हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, तो अब ये सुबह से हो जाएगा शुरू? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है किशोर। जिस डील की बात चल रही थी आखिर वो अंजाम तक पहुंच रही है। सुबह 10:30 बजे से सीज फायर शुरू हो जाएगा और शाम 7:30 बजे जो 13 बंदियों की रिहाई होगी और हर एक इजरायली बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। लेकिन हमास ने यह भी कहा है कि साथ में इस सीज फायर के दौरान
200 जो ट्रक्स होंगे एड के, वो भी उनकी सप्लाई होगी। इसके अलावा जो लिस्ट है पीएम ऑफिस को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, वो होस्टेजेस की लिस्ट गाजा से मिल गई है। तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि कल रिलीज हो जाएंगे जो होस्टेजेस हमास ने बनाए हैं। जी शुक्रिया जावेद आपका। उधर बड़ी खबर उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट से जुड़ी। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने अपनी जासूसी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के गुआम द्वीप की तस्वीरें हासिल कर ली हैं। गुआम बेस को अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, जो प्रशांत महासागर में चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूद एक छोटा सा टापू है। माना जाता है कि यह द्वीप अमेरिकी फौज के लिए बहुत अहम है, इसलिए अमेरिका अपने इस फौजी अड्डे की सुरक्षा में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में किम जोंग उन ने यह दावा किया कि उनके हाथ इसी गुआम द्वीप की तस्वीरें लग चुकी हैं। मतलब अमेरिका के हथियारों के जखीरे पर किम जोंग उन की पैनी निगाह पड़ गई है। और अगर उनका दावा सही है तो फिर यह बात भी तय है कि किम जोंग उन के पास अब गुआम द्वीप पर मौजूद अमेरिका के कई घातक हथियारों की रिपोर्ट है। मतलब अमेरिका का राज अब राज नहीं बचा, क्योंकि किम जोंग उन का दावा है कि अंतरिक्ष में पहुंचते ही उनकी सैटेलाइट ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अमेरिका की सेना के पावर सेंटर कहे जाने वाले गुआम द्वीप की तस्वीरें भेजी, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किम जोंग उन ने अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे दी। हालांकि उन्होंने ये तस्वीरें जारी नहीं की हैं, लेकिन ये साफ कर दिया कि वो गुआम द्वीप में मौजूद अमेरिका के हर एक हथियार से वाकिफ है। मतलब अमेरिका ने कौन से हथियार कहां रखे हैं, वो कितने हैं और उन्हें वो कहां भेजने की तैयारी में है, ये सब किम जोंग उन की नजर में। यानी अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे में अब किम जोंग उन ने अंतरिक्ष से सेंधमारी कर दी है, जिससे अमेरिकी सरकार और वहां की फौज दोनों की नींद उड़ गई। क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के टारगेट पर गुआम द्वीप है, जो अमेरिका की फौज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाना है। कहा तो यह तक जाता है कि इसी गुआम द्वीप में अमेरिका की जान बसती है। और किम जोंग उन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस गुआम द्वीप पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका को घुटनों पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इस गुआम द्वीप में ऐसा कौन सा खजाना छिपाया हुआ है जो उसके लिए जीने मरने के सवाल जैसा है। उस पर भी हैरत की बात यह है कि समंदर में मौजूद ये छोटा सा द्वीप अमेरिका के नजदीक नहीं है, बल्कि उससे 12,000 किलोमीटर दूर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद है, जो चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के करीब है। और माना जाता है कि अमेरिकी फौज ने यहाँ इतने हथियार जुटा रखे हैं जितने खुद अमेरिका में भी नहीं है। जानकारी के मुताबिक 541 वर्ग किलोमीटर बड़े इस टापू में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि अमेरिका ने यहाँ कुछ गुप्त अड्डों पर परमाणु हमले की ताकत रखने वाली पनडुब्बियां भी तैनात की हुई हैं। और इसी वजह से ये द्वीप अमेरिका की सेना का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसके जरिए वो दक्षिण चीन सागर में भी अपना दखल रखता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने सीधा अमेरिका के गुआम द्वीप को ही निशाने पर लेने के संकेत दे दिए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब किसी ने अमेरिका के गुआम द्वीप पर नजरें गड़ाई हों। इससे पहले चीन भी अमेरिका को यह धमकियां दे चुका है कि अगर उसने चीन से झगड़ा मोल लेने की कोशिश की तो वो गुआम द्वीप को नहीं बख्शेगा। और अमेरिका खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसके हाथ से गुआम द्वीप गया तो उसकी सेना की 2/3 से भी ज्यादा ताकत एक झटके में कम हो जाएगी। इसलिए उसने प्रशांत महासागर में मौजूद इस छोटे से टापू को अभेद्य किला बनाया हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अमेरिका हाल ही में $150 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम खर्च कर चुका है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वहां लंबी दूरी तक मार करने वाली दर्जनों मिसाइलें तैनात की हुई हैं। इसके अलावा वहां उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी 24 घंटे एक्टिव मोड में रहते हैं। साथ ही इस टापू के कई किलोमीटर के दायरे में अमेरिका के ड्रोन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखते हैं। मतलब वहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही किम जोंग उन ने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के इस किले की पूरी जानकारी जुटा ली है, तो ये सुनकर बाइडेन के भी होश उड़ गए और उन्हें ये आशंका सताने लगी कि किम जोंग उन कहीं गुआम द्वीप पर ही हमला न बोल दें। और ये डर सिर्फ अमेरिका को नहीं है, बल्कि इससे गुआम द्वीप में रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि अमेरिका के इतने मजबूत सैन्य अड्डे को तबाह करने के लिए उसके दुश्मन गुआम द्वीप में बारूद की बारिश तक कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले लोग बेमौत मारे जाएंगे।
यही वजह थी कि जब कुछ साल पहले अमेरिका ने वहां अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश की थी तो उसे गुआम के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका मानना था कि गुआम को मिसाइलों से लैस करने का मतलब वहां बारूद की बारिश को न्योता देने जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और चीन जैसे अमेरिका के कट्टर दुश्मन पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो गुआम द्वीप पर मौजूद अमेरिकी अड्डों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब आज नहीं तो कल वहां जंग जरूर होगी, क्योंकि गुआम द्वीप का सिर्फ 1/4 हिस्सा ऐसा है जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे और हथियारों के गोदाम बनाए हुए हैं। बाकी 3/4 हिस्से पर जो लोग रहते हैं उनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है और वो अमेरिका की दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ना चाहते। इसलिए उन्होंने अमेरिका के इस कदम का पुरजोर विरोध किया था और अब उनका खतरा और बढ़ गया, क्योंकि किम जोंग उन ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी जासूसी सैटेलाइट ने गुआम द्वीप का पूरा कच्चा चिट्ठा हासिल कर लिया है। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट मालिंगयोंग 1 ने अभी आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू नहीं किया है। मतलब अमेरिका के गुआम द्वीप की जिन तस्वीरों की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है वो किम जोंग उन की प्लानिंग का सिर्फ ट्रेलर है। और अगर इस ट्रेलर ने इतनी खलबली मचाई हुई है तो फिर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि किम जोंग उन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने जिस मालिंगयोंग 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया, प्लान के तहत उसे 1 दिसंबर से अपने मिशन में जुटना है। मतलब उसने अपने तय वक्त से पहले ही अमेरिका को एक तगड़ा झटका दे दिया है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने गुआम बेस की उन तस्वीरों को अभी तक दुनिया से छिपा कर रखा है। लेकिन इन सबके बीच एक डर ये भी है कि अगर बगैर अपने मिशन में होते हुए भी किम जोंग उन की सैटेलाइट ने अमेरिका के सबसे मजबूत अड्डे की सुरक्षा में सेंध लगा दी तो फिर उनका मिशन असल में कितना घातक होगा। और इस बात से सबसे ज्यादा अमेरिका डरा हुआ, क्योंकि उत्तर कोरिया ने खुला ऐलान कर दिया कि वो दक्षिण कोरिया और जापान दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। और इन दोनों ही देशों के पीछे अमेरिका चट्टान की तरह खड़े होने का दावा करता है, फिर चाहे वो हथियारों की मदद हो या फिर फंड की। हर बार अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान का साथ दिया। दावा तो ये भी है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और जापान दोनों देशों में अपने कई खुफिया सैन्य अड्डे तक बनाए हुए हैं। और उत्तर कोरिया का आरोप है कि ऐसा करके अमेरिका उस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मतलब किम जोंग उन ये आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका उन पर लगाम लगाने के लिए उनके दुश्मनों को शह दे रहा है। और अब जब किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में अपना जासूस बैठा दिया तो ये आशंका जताई जाने लगी कि उनके निशाने पर अमेरिका भी होगा। ये चर्चा उसी दिन से हो रही थी जिस दिन दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन पर जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब किम जोंग उन ने खुद ही अमेरिका के हथियारों के किले की जासूसी करने का दावा कर इस बात पर मोहर लगा दी कि अब उनकी निगाह से कुछ नहीं बचेगा। उधर बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन की जंग पर। खबर है कि जंग में रूस की मदद कर रहा ईरान अब उसे कुछ नई मिसाइलें भी देने वाला है। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही ईरान ने बनाया है। पहले से ईरान की तरफ से रूस को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में ये ड्रोन बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं और अब बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाने की खबर अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ही आशंका जताई है कि रूस को जल्द ही ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें मिल सकती हैं। ईरान पर पहले भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को ड्रोन समेत गोला बारूद देने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि जब ईरान से रूस को बैलिस्टिक जैसी घातक मिसाइल देने की तैयारियों पर चर्चा तेज हो गई। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने आशंका जताई कि ईरान जल्द ही रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है और रूस उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए ईरान उसे अपनी विध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप पहुंचा सकता है। लेकिन जॉन किर्बी ने रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य गठजोड़ पर चिंता जताई और दो टूक कह दिया कि अगर ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचाई तो अमेरिका उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ईरान ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज दी तो इजराइल के साथ साथ यूक्रेन जंग में भी अमेरिका की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं।
क्योंकि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका हमास से निपटने के लिए इजराइल को भी हथियार पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका जंग लड़ रहे अपने दो दोस्तों को एक साथ मदद दे रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन में रूस ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो अमेरिका पर यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियार देने का दबाव बढ़ जाएगा। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 मोर्चों पर हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका ने पहले ही मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अमेरिका के ही कई अधिकारी दावा कर चुके हैं कि दोस्तों की मदद करने के चक्कर में अमेरिकी गोदामों में भी कई हथियारों की कमी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मिलें। लेकिन इस बीच ये चर्चा तेज हो गई कि ईरान रूस को अपनी फतह बैलिस्टिक मिसाइल भेज सकता है, क्योंकि पिछले महीने ही ईरान दौरे पर गए रूस के रक्षा मंत्री ने भी उन मिसाइलों की ताकत देखी थी। क्योंकि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका हमास से निपटने के लिए इजराइल को भी हथियार पहुंचा रहा है। यानी अमेरिका जंग लड़ रहे अपने दो दोस्तों को एक साथ मदद दे रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन में रूस ने ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो अमेरिका पर यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियार देने का दबाव बढ़ जाएगा। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 मोर्चों पर हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका ने पहले ही मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अमेरिका के ही कई अधिकारी दावा कर चुके हैं कि दोस्तों की मदद करने के चक्कर में अमेरिकी गोदामों में भी कई हथियारों की कमी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें मिलें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस और ईरान के बीच गठजोड़ की बात सामने आई हो। यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद से ही अमेरिका ईरान पर रूस को आत्मघाती ड्रोन देने के आरोप लगाता आया है और दावा है कि ईरान से मिले ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा चुका है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने दोस्त रूस को 100-200 नहीं बल्कि हजारों शाहिद 136 ड्रोन दे चुका है। यह ऐसा खतरनाक हथियार है जो मिसाइल दागने के साथ साथ खुद भी दुश्मन पर बम की तरह फट जाता है। ईरान पर रूस को सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि गोला बारूद सप्लाई करने के भी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ये भी दावा कर चुका है कि ईरान ने रूस को मॉस्को में ड्रोन बनाने वाला एक प्लांट लगाने में मदद की थी, ताकि रूस खुद शाहिद 136 जैसे घातक ड्रोन बनाकर उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सके। और माना जा रहा है कि ईरान और रूस की ये दोस्ती एक कदम और आगे बढ़ सकती है। ईरान की रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की बात तो दुनिया के सामने आ गई है, लेकिन ईरान का ही एक और छिपा हथियार है जो रूस के हाथ लग सकता है। और ये हथियार एक और खतरनाक ड्रोन है जो है तो बिल्कुल शाहिद 136 की ही तरह, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर बताया जा रहा है। इसी वजह से ईरान ने इसका नाम शाहिद 238 रखा है। यानी वो ये बता रहा है कि शाहिद 136 को ईरान के दुश्मन भूल जाएं, क्योंकि अब उससे कई गुना घातक ड्रोन भी उसके हथियारों के खजाने में शामिल हो चुका है, जो जेट इंजन से लैस है। यानी पलक झपकते ही वो दुश्मन के इलाके में पहुंचकर वार कर सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान रूस को एक के बाद एक ताकतवर हथियार दे रहा है, वो दिन दूर नहीं जब शाहिद 238 भी वहां पहुंच जाए। यानी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि उसका एक और मारक हथियार आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग में अमेरिका और यूरोप के देशों की मुश्किल बढ़ा सकता है। उधर पुतिन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सरमत 2 का परीक्षण करने जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमत 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश के को नक्शे से मिटा सकती है। और इसी मिसाइल के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी यह धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो सरमत 2 से हमला कर देंगे। यही वजह है कि पुतिन दक्षिणी ध्रुव से इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। और अगर इस मिसाइल का परीक्षण कामयाब हुआ तो रूस के दुश्मनों के लिए यानी पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और इसलिए पुतिन चाहते हैं कि वो जल्द ही इसका परीक्षण कर इसे यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में तैनात कर सकें। इसीलिए पुतिन के नए हथियार ने यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ा रखी है। और यही वजह है कि इस मिसाइल को सरमत ही नहीं शैतान भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है जिसमें इतने परमाणु बम फिट हो सकते हैं कि फिर 15 मिनट के अंदर यूरोप के 15 शहर पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। और इसीलिए पुतिन ने दावा किया कि उनकी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमत 2 की रेंज में दुनिया का हर कोना आता है। रूस के मुताबिक इस मिसाइल की लंबाई 116 फीट है, जो करीब 14 मंजिला टावर की ऊंचाई के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है।
सरमात 2 मिसाइल की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी 18,000 किलोमीटर की दूरी तक इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। और तो और सरमात 2 मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए पश्चिमी देशों के लिए सरमात 2 मिसाइल खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। और इसलिए इस मिसाइल के परीक्षण की खबर ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 2 मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ हमास और इजरायल की जंग भी भीषण होती जा रही है। और इस जंग में बाइडेन नेतन्याहू की ढाल बनकर खड़े हैं। मतलब अमेरिका एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि रूस और यूक्रेन में जारी जंग की शुरुआत से ही अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े और उसे अपने घातक हथियार दे रहे हैं, जिसकी वजह से रूस पश्चिमी देशों पर भड़का हुआ है। ऐसे में रूस की इस परमाणु मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा पश्चिमी देशों को ही है। पुतिन कई बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को धमका चुके हैं कि अगर उन्होंने रूस को आंख दिखाने की कोशिश की तो वो अपनी सरमात 2 मिसाइल दाग देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही पूरी दुनिया में होगी। क्योंकि पुतिन जंग के दोनों मोर्चों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने खड़े हैं। यूक्रेन के साथ जारी जंग में तो ज़ेलेंस्की का साथ देने की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगियों को पहले से ही पुतिन का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। जबकि हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में भी हमास का समर्थन करके पुतिन अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि जंग की शुरुआत में रूस ने इजरायल और हमास युद्ध से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने अमेरिका और इजरायल को बड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि हमास की मेजबानी कर पुतिन ने खुद को उनके खेमे के नेता की तरह दिखाने की कोशिश की, और इसीलिए उन्होंने हमास के नेताओं को अपने दरवाजे पर बुला लिया, ताकि वो यूक्रेन में चल रही जंग के साथ साथ हमास और इजरायल की जंग में भी अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हटा, बल्कि पुतिन के मिसाइल टेस्ट की खबर से ठीक पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों का बड़ा जखीरा भेज दिया, जिसके दम पर यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूस की सेना को कड़ी टक्कर देगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन को $10 करोड़ यानी करीब 800 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज का ऐलान कर दिया। इसमें कई घातक मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और हथियार शामिल हैं। यानी हमास और इजरायल में जारी जंग के बावजूद बाइडेन ज़ेलेंस्की को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते, और इसलिए वो अपने सबसे घातक हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहे हैं, ताकि यूक्रेन की सेना डटकर रूस के सैनिकों का मुकाबला कर सके। क्योंकि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने दोस्त यानी यूक्रेन को जंग में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और यूक्रेन जंग के करीब 21 महीने बीतने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लगा कि वो इस लंबी जंग से थक गए। पुतिन ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने अपने देश में हुई किसी बैठक में नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही, वो भी ऐसे मंच पर जहां दुनिया के 20 ताकतवर देशों के नेता मौजूद थे। व्लादिमीर पुतिन की इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। पुतिन लंबे वक्त से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूरी बना रहे थे, लेकिन इस बार वो G20 देशों की वर्चुअल बैठक में शामिल हो गए। यूक्रेन में लड़ी जा रही जिस जंग में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक रखा है, इस बार वो उसका अंत करने की बात करने लगे। पिछले साल 24 फरवरी को रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी, और जंग के करीब 21 महीने बीतने के बाद पुतिन को जंग के नुकसान दिखने लगे। जबकि इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और इतनी बड़ी तबाही के बाद पुतिन ने यूक्रेन में चल रही जंग के लिए ट्रेजेडी, या कहना चाह रहे थे त्रासदी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। G20 की अध्यक्षता अभी भारत के पास है, और G20 के मंच पर पुतिन इस बार वही बोलते सुने गए जो भारत भी यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर लंबे वक्त से कह रहा है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात पिछले साल रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी कही थी। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। अब यही बात युद्ध के 21 महीने बीतने के बाद पुतिन को भी समझ आ रही। उन्होंने खुद इस युद्ध के लिए ट्रेजेडी यानी त्रासदी शब्द का इस्तेमाल किया। ये भी कहा कि कोई भी सैन्य ऑपरेशन चौंकाने वाला ही होता है, जो हमेशा त्रासदी की वजह बनता है। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे जंग के बारे में उनकी राय रातों रात बदल गई हो। जब पूरी दुनिया पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की सलाह दे रही थी, तब उन्हें युद्ध के अलावा कोई विकल्प मिल ही नहीं रहा था। और यूक्रेन में हुई अपार तबाही के बाद उन्हें जंग एक त्रासदी लगने लगी।
लेकिन इसी बैठक में पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। उन्होंने यूक्रेन की जंग की तुलना फिलिस्तीन में चल रही जंग से कर दी और दोनों युद्धों में हो रहे नुकसान पर एक ही नजरिया रखने की नसीहत दे दी। यूक्रेन जंग पर चिंता जाहिर करने वाले देशों से पुतिन ने तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि उन्हें गाजा पट्टी में हो रही बेगुनाहों की मौत क्यों दिखाई नहीं देती। पुतिन ने लोगों से गाजा के स्कूलों और अस्पतालों की बदहाली पर भी ध्यान देने की अपील की। इजरायल और हमास की जंग में रूस का झुकाव शुरू से ही हमास की तरफ दिखा है। हमास के पक्ष में एकजुट हो रहे मुस्लिम देशों को रूस का समर्थन भी साफ दिखता रहा है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के हाथों में रूस के हथियार पहुंचने तक की बात सामने आ चुकी है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर उत्तरकाशी से मजदूरों के बाहर निकलने की खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम अपने आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जिस जगह मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सिलक्यारा की ओर से सुरंग के एंट्री पॉइंट से एक के पीछे एक पाइप जोड़कर 6-6 मीटर लंबे पाइप डाले गए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती तब खड़ी हो गई जब बुधवार रात मलबे में ड्रिलिंग के दौरान सरिया आ गया, जिसकी वजह से सुरंग में पाइप डालने का काम रोक दिया गया। उस वक्त करीब 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था, जबकि सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में 60 मीटर के दायरे में मलबा गिरा हुआ है। मतलब 15 मीटर की खुदाई का काम बाकी था, जिसके लिए मलबे में 6-6 मीटर के 3 पाइप एक के पीछे एक जोड़कर डाले जाने थे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पाइप को मलबे में डालने के लिए करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। बताया गया कि पहले 900 मिलीमीटर यानी 3 फीट चौड़े 4 पाइप डाले गए। इसके बाद मलबे में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ाई वाले पाइप डाले गए और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही पाइपों से बनाई गई इस सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी भी कर ली। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया है जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ेगी, यानी सुरंग में ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद एनडीआरएफ की टीम एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद, या यूं कहें कि मजदूरों तक पाइप पहुंचने के बाद, एनडीआरएफ की 15 सदस्यों की टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर के साथ 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से अंदर जाएगी। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल होंगे जो टनल में फंसे मजदूरों की जांच करेंगे। इसके बाद सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होगा। इसी वजह से मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। टनल से सबसे पहले उन मजदूरों को निकाला जाएगा जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइप में पहिए लगी ट्रॉली और स्ट्रेचर से बाहर खींचकर निकालेगी और बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये सब कुछ तब होगा जब मजदूरों तक पाइप की सुरंग पहुंचेगी। लेकिन बुधवार रात रेस्क्यू टीम की मुसीबत तब बढ़ गई जब ड्रिलिंग के दौरान अमेरिकी ऑगर मशीन में सरिया फंस गया। इसकी वजह से पूरी रात काम नहीं हुआ, क्योंकि सरिया फंसने से मशीन एक बार फिर खराब हो गई, जिसकी वजह से मलबे में पाइप को धकेलने का काम रुक गया। इसके बाद मलबे के बीच में आए सरिये को हटाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए एनडीआरएफ की एक टीम को गैस कटर के साथ पाइप के जरिए उस जगह भेजा गया जहां ड्रिलिंग के दौरान सरिया आया। बाद में सरिये को काटकर अलग किया गया, मतलब खुदाई के दौरान मलबे में आई बाधा को दूर कर दिया गया। लेकिन इस काम को अंजाम देने में एनडीआरएफ की टीम को करीब 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। लेकिन रेस्क्यू टीम की चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सरिया फंसने की वजह से अमेरिकन ऑगर मशीन खराब हो गई थी और उसे ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर की मदद से 7 एक्सपर्ट बुलाए गए। इसके बाद ऑगर मशीन को ठीक करने का काम शुरू हुआ और इसमें भी काफी वक्त गुजर गया। हालांकि बाद में ऑगर मशीन से एक बार फिर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों को सिलक्यारा की तरफ से डाले गए पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम ने आपात स्थिति में मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा है।
क्योंकि पिछले 12 दिन में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा है। कभी मशीन खराब हो गई, कभी ड्रिलिंग के दौरान सरिया सामने आ गया, जबकि कुछ रोज पहले ही मशीन की कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की भी खबर आई थी। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बड़ी खबर आई चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमयी बीमारी से जुड़ी, जिसकी वजह से चीन में हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि चीन के कई शहरों में ये रहस्यमयी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आए बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण मिल रहे हैं। उत्तरी चीन में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि बीजिंग के आसपास के अस्पताल बीमार बच्चों से पूरी तरह भर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन में बच्चों में फैल रही इस बीमारी पर चिंता जताई और पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया है। WHO की तरफ से जारी गाइडलाइन में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई, क्योंकि चीन में कोहराम मचा रही इस रहस्यमयी बीमारी के दुनिया भर में फैलने का खतरा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी चीन में इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने की वजह से बीजिंग के करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और उनमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं। चीन में पांव पसार रही इस रहस्यमयी बीमारी की खबर ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया, क्योंकि 3 साल पहले जब कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था तो आरोप लगा था कि कोरोना का वायरस चीन में ही पैदा हुआ था और वहीं से पूरी दुनिया में फैला था। और अब एक बार फिर से चीन में दूसरी रहस्यमयी बीमारी के फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत पूरी दुनिया के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि डर इस बात का है कि बच्चों को अपनी चपेट में ले रही ये रहस्यमयी बीमारी कोरोना की तरह कहीं दुनिया भर के देशों में न फैल जाए। चीन में बिगड़े हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीमारी फैलने के बाद उत्तरी चीन के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। खतरे को भांपते हुए WHO ने पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर दी, क्योंकि चीन में फैल रही बीमारी की चपेट में आए मरीजों को कोरोना की तरह ही सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। चीन की इस रहस्यमयी बीमारी को सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल तो इस रहस्यमयी निमोनिया से बीमार बच्चों से पूरी तरह भरा हुआ है। और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं, जबकि अस्पताल के अंदर लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए परेशान दिखे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन में फैल रहे इस रहस्यमयी निमोनिया का सबसे ज्यादा असर उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों शहरों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। चीन से मिली जानकारी के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि इस रहस्यमयी निमोनिया की चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है और उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी, फ्लू और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए चीन को हर तरह का डेटा साझा करने के निर्देश दे दिए। WHO ने चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए कि इस बीमारी की चपेट में आए मरीजों की बारीकी से निगरानी करे, ताकि दुनिया को आने वाले बड़े खतरे से बचाया जा सके, क्योंकि WHO समेत दुनिया भर के देशों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं चीन के रास्ते एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना जैसी कोई नई महामारी दस्तक न दे दे। इसी वजह से प्रोमेड नाम की एक संस्था ने चीन में फैले निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी कर दिया। ये संस्था दुनिया भर में इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखती है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में ही एक अलर्ट जारी कर दिया था। चीन में सामने आए रहस्यमयी निमोनिया के बारे में चेतावनी देते हुए इस संस्था ने बताया कि इस बीमारी का प्रकोप खास तौर पर बच्चों पर ही देखा जा रहा है। चीन के हालात को देखते हुए दुनिया भर के देश चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि 3 साल पहले आरोप लगा था कि चीन की ही वुहान लैब से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला और उसने हाहाकार मचा दिया। हालांकि उत्तरी चीन में बच्चों को चपेट में ले रही रहस्यमयी बीमारी के बारे में चीन की तरफ से सफाई आई और यह दावा किया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने पिछले हफ्ते ही रहस्यमयी बीमारी के फैलने की वजह बता दी थी। उसके मुताबिक कोरोना की पाबंदियां हटाने की वजह से ही ये बीमारी तेजी से फैली, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल के दिनों में फैले सभी तरह के वायरस की लिस्ट मांग ली और चीन के सभी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी, ताकि उत्तरी चीन में फैला वायरस चीन के या दुनिया के दूसरे हिस्सों में ना फैले। हालांकि चीन के कुछ वैज्ञानिक इसे एक सामान्य बीमारी बता रहे हैं।
उनका कहना है कि इस मौसम में चीन में ठंड बढ़ने की वजह से निमोनिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। उधर बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले रेनबो ब्रिज पर एक गाड़ी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। आशंका जताई गई कार में हुआ ब्लास्ट कोई हादसा नहीं है बल्कि एक आतंकी हमला है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की तह तक जाने में जुट गईं। हालांकि न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर ने इस मामले में आतंकी हमले की बात से इनकार किया, लेकिन रेनबो ब्रिज पर अचानक कार में हुए विस्फोट की वजह से वहां हड़कंप मच गया और दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में वो गाड़ी तेज रफ्तार में सामने से आती दिखी और अचानक हवा में उड़ गई। इस वीडियो में एक टोल बूथ भी नजर आया जिसके सामने लोहे की बाड़ लगी हुई थी। बताया गया कि उस गाड़ी को उस टोल बूथ की तरफ मुड़ना था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो मुड़ ही नहीं पाई और सामने लगी बाड़ से टकराकर हवा में उड़ गई। और इसको देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी वापस जमीन पर गिरी उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया गया कि इस हादसे में उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों की जान चली गई और इसके बाद वहां हड़कंप मच गया और उस ब्रिज को बंद कर दिया गया जहां यह हादसा हुआ। बताया गया कि यह हादसा रेनबो ब्रिज के उस हिस्से पर हुआ जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि रेनबो ब्रिज नायाग्रा नदी पर बना हुआ है जो अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। और बताया गया कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो अमेरिका की तरफ से कनाडा की ओर जा रही थी, लेकिन कनाडा में दाखिल होने से पहले ही यानी अमेरिकी बॉर्डर के अंदर ही उसमें जोरदार धमाका हो गया और इसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया और रेनबो ब्रिज समेत 4 ऐसे पुलों को बंद कर दिया गया जो दोनों देशों को जोड़ते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क से कनाडा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। साथ ही न्यूयॉर्क के बफलो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली गाड़ियों की भी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि इस हादसे के तुरंत बाद ही अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और आतंकी हमले के एंगल से मामले की जांच करने लगी, क्योंकि हादसे के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि उस गाड़ी में धमाका बम होने की वजह से हुआ और इसीलिए इस मामले की जांच अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI को सौंप दी गई और FBI आतंकी हमले के एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका और कनाडा में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से रेनबो ब्रिज पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई और ऐसे में जब वहां धमाका हुआ तो अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। तुरंत न्यूयॉर्क और उसके आसपास के शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कनाडा सरकार को भी अलर्ट कर दिया गया और वो भी इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। लेकिन न्यूयॉर्क की गवर्नर ने आतंकी हमले की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि रेनबो ब्रिज पर हुए उस धमाके में किसी भी तरह के आतंकी हमले के संकेत नहीं मिले और वो सिर्फ एक हादसा था जो उस गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। हालांकि इसके बाद भी FBI इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि उस गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी हवा में उछल गई और जब वो जमीन पर गिरी तो उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने उस गाड़ी में बम होने की आशंका जताई थी। न्यूयॉर्क की गवर्नर के मुताबिक उस गाड़ी में सवार 2 लोगों में एक न्यूयॉर्क का ही नागरिक था और वो दोनों एक पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ और उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों की जान चली गई। इस बीच यूरोप के देश नीदरलैंड्स में जारी चुनाव में एक ऐसे शख्स का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है जिसकी पहचान कट्टर इस्लाम विरोधी की मानी जाती है। वहां हुए चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में गीर्ट विल्डर्स सरकार बनाने के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं और इसी बात ने यूरोप के देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि गीर्ट विल्डर्स इस्लाम के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और वो खुले मंच से इस्लाम विरोधी बयान देते आए हैं। गीर्ट विल्डर्स हिजाब को ज्यादती का प्रतीक बताने के बाद चर्चा में आए थे और उन्होंने इस दौरान हिजाब पहनने वालों पर टैक्स लगाने की बात तक कह दी थी। हालांकि इसके अलावा भी वो कई मंचों से इस्लाम और मुस्लिम देशों की मानसिकता पर सवाल उठाते रहे हैं और अब वो नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के एग्जिट पोल के मुताबिक उनकी पार्टी विल्डर्स पार्टी फॉर फ्रीडम के सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने की उम्मीद है। अपनी इसी खुशी को गीर्ट विल्डर्स ने सोशल मीडिया साइट X पर भी जाहिर किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी इसी जीत की खुशी ने यूरोप के देशों को परेशान कर दिया, क्योंकि नीदरलैंड्स के ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब गाजा में जारी हमलों की वजह से दुनिया के सभी मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और यूरोप को इस्लामोफोबिया से डराया जा रहा है। यहां तक कि नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि अगर हमास का अंत नहीं किया गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा। यूरोप पहले से ही मुस्लिम देशों के समर्थन और विरोध के खेमों में बटा हुआ है
और माना जा रहा है कि द नेदरलैंड्स से गीर्ट विल्डर्स की जीत उस खाई को और चौड़ा कर सकती है, क्योंकि वो ये साफ कह चुके हैं कि वो द नेदरलैंड्स को इस्लाम से मुक्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ से शरणार्थियों को निकालने की कसम खाई हुई है। मतलब उनके बयान और यूरोप के देशों की विचारधारा एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती। और माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरा यूरोप परेशान है, क्योंकि आशंका है कि इसका असर केवल नेदरलैंड्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों में भी इस्लाम विरोधी भावनाएं मजबूत हो सकती हैं। स्वीडन और डेनमार्क में पहले से कुरान के अपमान की घटनाओं पर बवाल मचा हुआ है, और ऐसे में गीर्ट विल्डर्स जैसे कट्टर इस्लाम विरोधी नेता जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। विल्डर्स पूरी दुनिया में न सिर्फ इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो उन लोगों का समर्थन भी करते हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। कुछ महीनों पहले जब भारत में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा था, तब भी गीर्ट विल्डर्स ने उनका साथ दिया था और पैगंबर मोहम्मद पर दिए नुपुर शर्मा के उस बयान को एकदम सही ठहराया था, जिसके बाद गीर्ट विल्डर्स का वो बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया था, क्योंकि उस बयान के बाद मुस्लिम देश एक सुर में विरोध में उतर आए थे। लेकिन गीर्ट विल्डर्स ने उनकी भी परवाह नहीं की थी, क्योंकि वो पहले से ही पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं। और अपने देश में तो वो इस्लाम धर्म पर पाबंदी लगाने के लिए एक बड़ा अभियान भी चला चुके हैं, जो उनकी कट्टर इस्लाम विरोधी छवि को दिखाता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उनका जीतना यूरोप के कई देशों के लिए सिरदर्द बन सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन कार्रवाई के दौरान सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। क्योंकि राजौरी में मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग कर दी, लेकिन सेना ने भी आतंकियों को धर दबोचने के लिए मोर्चा संभाला और वहां आसपास के इलाके में घेराबंदी कर दी, ताकि वहां छिपे आतंकी जंगलों की तरफ न भाग सकें। लेकिन सुरक्षा बल के तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने उन पर गोलाबारी कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और काफी देर तक की मुठभेड़ चलती रही, और इसमें जवानों ने लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया। सेना के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक का नाम कारी है, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था, और बताया गया कि लश्कर तैयबा का कमांडर कारी ही राजौरी के डांगरी और कंडी इलाके में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था, और तब से ही सेना के जवान आतंकी कारी की तलाश कर रहे थे, जिसे मारकर सेना ने बड़ी सफलता हासिल कर ली, क्योंकि 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी इलाके में भीषण हमले कर आतंकियों ने वहां 7 लोगों की जान ले ली थी। बताया गया कि उस हमले के पीछे लश्कर तैयबा के कमांडर कारी का ही हाथ था, जबकि इसी साल मई में राजौरी के कंडी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। दावा है कि डांगरी और कंडी दोनों ही हमलों में लश्कर के कमांडर कारी ने पूरी प्लानिंग की थी और भीषण हमलों को अपने मददगारों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा अपने कमांडर कारी की मदद से जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने के लिए प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि दावा है कि लश्कर तैयबा का कमांडर कारी अफगानिस्तान से खास ट्रेनिंग लेकर राजौरी को दहलाने आया था। वो पिछले साल से जम्मू कश्मीर में रहकर वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था और उन्हें जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहा था। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का कमांडर कारी पाकिस्तान का रहने वाला था और उसने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अफगानिस्तान में खास ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उसे किसी भी इलाके में विस्फोट करने में महारत हासिल की। इतना ही नहीं, वो ट्रेंड स्नाइपर के तौर पर जाना जाता था। बताया जा रहा है कि ऐसे आतंकी जंगलों में कई दिनों तक भूखे रहकर भी खुद को जिंदा रख सकते हैं, और इसलिए लश्कर तैयबा ने उसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग देने की कमान सौंप रखी थी, ताकि वो सुरक्षा बल के जवानों का मुकाबला कर सके। लेकिन सेना ने उसे मार गिराया। लेकिन सेना की मुठभेड़ से पहले लश्कर का कमांडर कारी और उसके साथी लोगों को डरा धमकाकर राजौरी के बाजीमाल इलाके में छिपे थे, लेकिन सेना ने 17 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया था और इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को भागकर छिपे दोनों आतंकियों की मदद वहां के ही रहने वाले किसी आदमी ने की और इसके बाद कमांडर कारी और उसके साथी बाजीमाल इलाके से भाग निकले थे, लेकिन सेना ने उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों को 17 नवंबर को हुई मुठभेड़ के दौरान ही कमांडर कारी और उसके साथी के फरार होने का पता चल गया था। इसलिए सेना ने उन दोनों को धर दबोचने के लिए तलाशी अभियान जारी रखा
और आखिरकार उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। उधर दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लगभग फ्लैट बंद हुए। विदेशी बाजारों में भी दबाव में कारोबार होता रहा और कारोबार बंद होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 5 अंक गिरकर 66,017 पर आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंक गिरकर 19,802 पर बंद हुआ। इस दौरान हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि रियल्टी, ऑटो और ऑयल एंड गैस में तेजी बनी रही। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अनगिन है जख्म तन पर, अब तुमसे क्या छुपाना। अनगिन है जख्म तन पर, अब तुमसे क्या छुपाना। कांटों का उस पे बिस्तर, अब तुमसे क्या छुपाना। सौवात की एक बात कही अकेला ने, ये सब्र की नसीहत अपने ही पास रखो। पानी है सर से ऊपर, अब तुमसे क्या छुपाना। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।